नमस्ते बच्चों। बीए प्रथम वर्ष में मैंने आदिकाल का परिचय आपको दिया था और आदिकाल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको बताई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं लिखी गई और वो एक ऐसा समय था जो मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार हो रहे थे और अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को वो धक्के सहने पड़ते थे, जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य ध्वस्त हो गया था और भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र जो रहा था, कन्नौज, अजमेर, बड़ी बड़ी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा शिष्ट भाषा मानी जाती थी और जो कवि और चारण कवि थे उसी भाषा में अपनी रचना करते थे। तो प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें मिलता है उसका जो आविर्भाव हुआ या जो प्रथम साहित्य वहाँ से निकला वो वहीं से आता है। अतः स्वाभाविक है कि जो जनता की मनोवृत्ति पर जो साहित्य की छाप उस वक्त पड़ी, हर्षवर्धन के उपरांत साम्राज्य की भावना देश में अंतर्निहित हो गई थी और खंड खंड होकर जो देश था वो चौहान, चंदेल, परिहार आदि राजपूत राजाओं का जो पश्चिमी में जो प्रतिष्ठित थे वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ा करते थे। और उनको लड़ने के लिए जब वो जाया करते थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये जो चारण कवि है ये उनका उत्साहवर्धन करने के लिए साहित्य रचते थे। लड़ाई की आवश्यकता नहीं होती थी तो भी कई बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी ये राजा आपस में लड़ लिया करते थे और इसी दौरान बीच बीच में मुसलमानों के आक्रमण भी होते रहे। तो सारांश में हम ये कह सकते हैं कि जिस समय हमारे हिंदी का साहित्य अभ्युदय होता है तो वो समय एक लड़ाई झगड़े का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे छूट गई थी। महमूद गजनवी का आपने नाम सुना होगा। उसके लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक जो लाहौर में रहता था और वो लूटमार के लिए देश के विभिन्न राजपूतानों पे वो चढ़ाई करता था। तो इस तरह से ये जो राजा लोग थे ये आपस में लड़ते थे और मलेच्छ मुसलमानों को ये नहीं चाहते थे कि हमारे देश में आए, लेकिन एकजुट होकर नहीं लड़ते थे, अलग अलग लड़ते थे, जिससे वो अंततः हारते गए। अब बात आती है कि जो बिसलदेव है, बिसलदेव रासो जो लिखा गया, उस बिसलदेव रासो को हमारे इतिहास में उसको संदिग्ध मानते हैं। फिर भी साहित्य की दृष्टि से वो संदिग्ध नहीं है, इतिहास की दृष्टि से संदिग्ध है। तो अलाउद्दीन खिलजी की चढ़ाई भी उस दौरान होती है। तो वीर काव्य दो तरीके के उस समय लिखे गए, एक तो प्रबंध काव्य लिखा गया और दूसरा वीर गीत लिखे गए। तो जो सबसे प्राचीन ग्रंथ वीर गाथा काल का या आदिकाल का हम मानते हैं वो पृथ्वीराज रासो को मानते हैं, जिसकी संदिग्धता है होना और नहीं होना। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो रासो परंपरा चली, ये जो कवियों ने लिखी, ये राजाओं के गुणगान से भरी हुई परंपराएं थी। तो राजाओं के ऊपर पृथ्वीराज रासो जो है वो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा गया। खुमान रासो चित्तौड़ के रावल खुमान के नाम से 3 राजा हुए थे, तो इनको एक ही माना है कर्नल टॉड ने और उनका वर्णन किया है। तो सारांश में ये जो रासो काव्य थे, बिसलदेव रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सब वीरगाथा काल के ही लिखे हुए ग्रंथ थे और इन ग्रंथों में वीरतापूर्ण राजाओं का जो युद्ध में जाते थे उनका वर्णन है। दूसरी बात, आगे हम बढ़ते हैं तो भाषा की दृष्टि से हम ये देखते हैं कि उस वक्त का जो साहित्य है वो साहित्य नहीं है, वो राजस्थानी है, राजस्थानी में लिखा गया। इस ग्रंथ में कई बातों का जैसे अभाव मिलता है। शिष्ट काव्य भाषा ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का राजस्थान में व्यवहार होता था और उसी साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी थी जो उस वक्त की हमें पिंगल भाषा कहलाती थी।
ये बात आप विशेष ध्यान रखें कि जो साहित्य की भाषा थी वो सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो आदिकाल में पिंगल कहलाती थी, और पिंगल भाषा में जो प्रयोग होते थे वो भाषा के पुरानी हिंदी जैसे ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप राजस्थान में ही हमें मिलते हैं। बीसलदेव रासों में भी बीच बीच में इस सामान्य हिंदी का प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो बात हम ये करें कि इसकी भाषा समय अनुसार बहुत कुछ फेरबदल पृथ्वीराज की भाषा में होता रहा। धीरे धीरे इसमें और प्रकरण और अध्याय जुड़ते गए, और इस पृथ्वीराज रासों में कुछ अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का भी आए हैं, जैसे महल है, इनाम है आदि। तो कहा जा चुका है कि जो पुस्तक की भाषा है उसमें भी फेरबदल हुआ बाद में जाके। तो हो सकता है कि ये शब्द उस पृथ्वीराज रासों में बाद में डाल दिए गए हो। तो इस तरह से हमीर रासो भी उस समय लिखा गया और उसमें भी अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ। अब पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया वो कवि चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया। इनका समय हम 1225 से 1249 के बीच मानते हैं संवत। ये मानते हैं कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि थे, और इनका पहला महाकाव्य जो था वो प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, हिंदी का, उस वक्त की जो हिंदी मानी जाती थी उसका। तो ये बहुत बड़ा प्रबंध काव्य है और उसमें 69 सर्ग है, अध्याय है, और धीरे धीरे इसमें और ज़्यादा अध्याय बाद में जुड़ते गए। तो इसको कई लोग कल्पना मानते हैं और कई लोग इसको इतिहास मानते हैं। बात कल्पना और इतिहास की नहीं है, बात हम यहाँ साहित्य की कर रहे हैं कि उस समय जो साहित्य लिखा जाता था वो किस तरह की भाषा का लिखा जाता था, किस तरह का साहित्य होता था, और उसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती थी। इसके बाद ये जानते हैं कि 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत में दो प्रधान साम्राज्य था। एक तो राठौड़ों का विशाल साम्राज्य था जिसकी राजधानी दिल्ली थी, और दूसरा जो था वो गहरवारों का साम्राज्य था जो अधिक धन धान्य से संपन्न था। तो कई कवि उस दौरान हुए, जगनिक भी हुए, श्रीधर भी हुए, और बहुत सारी रचनाएं भी हमें और मिलती है। वीरगाथा काल के धीरे धीरे वीरगाथा काल जब समाप्त होता है धीरे धीरे, तो कुछ बोलचाल और उसके बीच में कुछ पद्य की भाषाओं का प्रयोग भी होने लगा। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो खुसरो का आता है, अमीर खुसरो। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के आसपास मानी जाती है, और इसके 90 वर्ष के बाद 1340 के आसपास खुसरो ने लिखना प्रारंभ किया था। खुसरो जो है संग्रहित जो खुसरो की पहेलियाँ हैं वो पहेलियाँ प्रक्षिप्त और पीछे से जोड़ी हुई पहेलियाँ भी उसमें मिल जाती है। कुछ तो खुसरो की है और कुछ उसमें जोड़ दी गई है। खुसरो के प्राय 200 वर्ष के पीछे की लिखी जो कबीर की वाणी हमें मिलती है उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए हुए राजस्थानी भाषा है। इसमें हमें पुराने नमूने अधिक मिलते हैं, और खुसरो की जो भाषा है वो भाषा खड़ी बोली हिंदी के बहुत पास में आकर रुकती है। तो उनकी जो भाषा है वो एक निखरी हुई खड़ी बोली का रूप है खुसरो की भाषा। तो खुसरो जो है वो एक तरह से पुरानी ब्रज भाषा का ही, बहुत काल से जो चली आ रही थी तुकबंदियाँ थी वो ब्रज भाषा में झुकी हुई थी। खुसरो के आते आते धीरे धीरे वो रूढ़ होकर खड़ी बोली में समाहित हो गई। खुसरो के आसपास ही दूसरे कवि आते हैं विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी जो पदावली है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, और उस समय जो प्रचलित मैथिली भाषा है
उसका व्यवहार इनकी पदावली में हुआ है। खड़ी बोली बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, अवधी के रूपों में और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी ये सब भाषाएं, ये बोलियां हिंदी भाषा के अंतर्गत मानी जाती है। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली को समझते हैं। तो जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उस प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी हिंदी साहित्य का अधिकार है। ये नहीं कहा जा सकता है कि वो मैथिली भाषा में लिखी हुई है तो वो हिंदी में नहीं आएगी, क्योंकि मैथिली, बागड़ू, ब्रज, कन्नौजी, अवधी ये सब हिंदी की भाषाएं हैं, हिंदी की बोलियां हैं, तो ये बोलियां ही आगे जाकर अगर हम इनको ये कहें कि नहीं ये मैथिली भाषा का साहित्य है, ये अवधी भाषा का साहित्य है, तो ऐसा नहीं है। ये सब साहित्य हिंदी भाषा का साहित्य है। विद्यापति के बाद जयदेव का गीत गोविंद आता है। विद्यापति शैव थे और उनकी जो रचना थी वो श्रृंगार काव्य की दृष्टि से उन्होंने की थी, भक्ति की दृष्टि से उन्होंने रचना नहीं की थी। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं हमें समझना चाहिए। उन्होंने जो दिया है, उपमा दी है, वो कृष्ण और राधा की भले ही दी है, लेकिन वो शैव थे और श्रृंगार काव्य की दृष्टि से ही इन्होंने काव्य की रचना की। सूर को हम कृष्ण के लीलाओं में, कृष्ण भक्ति काव्य में हम मानते हैं। दूसरी बात हम ये कहें कि वीरगाथा काल धीरे धीरे समाप्ति की तरफ आ गया। हमीर रासों के बाद किसी वीर काव्य की रचना नहीं हुई और हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता ये भी रही कि विशिष्ट काल में किसी भी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, वो आगे चलकर मंद गति से बहने लगी। पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसको पूरी तरह कभी भी सूखी नहीं पाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वीरगाथा काल के साथ ही वीर रचनाएं नहीं लिखी जाने लगी, कम हो गई, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं लिखी जाने लगी या बंद हो गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि साहित्य एक ऐसी नदी है जो पूरी तरह कभी भी सूखती नहीं है, कम ज़्यादा उसमें साहित्य रचना होती रहती है। तो ये थी आदिकाल और या वीरगाथा काल की विशेषताएं, उसकी भाषाएं और उसमें किस तरह के काव्य लिखे गए, कौन कौन कवियों का विशेष रूप से नाम आता है। और आदिकाल जो है वो हमारे इतिहास का, हमारे साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक काल है। इसकी जानकारी हमें होना आवश्यक है कि किस तरह से हमारा साहित्य अपभ्रंश, डिंगल, पिंगल, अवधी, मैथिली, ब्रज भाषा से होते हुए आज एक परिष्कृत खड़ी बोली के रूप में हमारे सामने है। ये आदिकाल है और आदिकाल का कुछ अंश आपके सिलेबस में है, तो मैंने थोड़ा परिचय आपको दिया है। अगर इसमें आपको कोई समझ में नहीं आए तो आप दोबारा व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछ सकते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे भक्ति काल, जिसका समय हम मानते हैं 1375 से 1700 तक। अगर आपके पास कोई किताब है तो आप उसमें से पढ़िए, और अगर नहीं है तो आप नेट पे भी देख सकते हैं। बाकी हम भक्ति काल आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।